हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन आर्डर नंबर 1 पर। आर्डर नंबर 1 पर हम डिस्कस कर रहे थे रूल के अंदर। रूल 5 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल नंबर हमारे पास 6 हमारे पास बात करता है जॉइंटर ऑफ पार्टीज। जॉइंटर ऑफ पार्टीज लायबल on same contract. फॉर एग्जाम्पल, इस आर्डर का मतलब क्या है, इसकी पहले बेरीडिंग कर लेता हूँ। द प्लेंटिफ मे एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट्स all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract including parties to bill of exchange, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। द प्लेंटिफ मे एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ में ए है, ए हमारे पास लोन देता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है किससे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बी सी डी ई सबसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई भी प्रोमिसरी नोट साइन करता है या फिर कोई हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है या फिर किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट बनता है, तो फिर हमारे पास ए सबको जॉइंटली हमारे पास डिफेंडेंट बना सकता है। सबको जॉइंटली हमारे पास ज्वाइन करवा सकता है। ठीक है, लायबल हैं सबके सब, बी भी लायबल है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, तो फिर एक ही सूट होगा। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल कोई सूट एक फाइल कर दिया है जहाँ पर हमारे पास बी सी डी ई लायबल थे, मगर ई को इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया था, तो फिर बाद में भी ये डिफेंडेंट बना सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। आ रही बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 हमारे पास क्या बात करता है। रूल नंबर हमारे पास 7 करता है व्हेन प्लेंटिफ when plaintiff in doubt from whom redress is to be 60। आ रही बात समझ में। हमारे पास 7 जो रूल है उसकी थोड़ी सी बेयर रीडिंग में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट इज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही इज entitled to obtain redress, he may join 2 or more defendants in order that the question as to which of the defendants is liable and to what extent may be determined as between all parties. For example, कोई ए जो है किसी से कांटेक्ट करता है, हमारे पास कोई ए पार्टी है किसी से कांटेक्ट करती है, हमारे पास बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और काफ़ी सारी पार्टीज हैं। अब हमारे पास ए जो है कंफ्यूज है कि इन सब में से लायबल कौन है। अगर मैं सूट फाइल करूं तो किस पर सूट फाइल करूं, तो हमारे पास ए जो है सब पर सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस डिटरमाइन होगा कि हमारे पास इन पार्टियों में से कौन लायबल है। आ रही बात समझ में। उसको बाकी को स्ट्राइक आउट कर दिए जाएंगे, जो लायबल नहीं है उसको स्ट्राइक आउट कर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 बेसिकली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहते हैं। वैसे इसकी हमारे पास टाइटल क्या है रूल 8 का। रूल 8 जो है हमारे पास वो है वन पर्सन may sue
may sue or defend on behalf of all in same interest. अब इसकी थोड़ी सी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। Where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued, or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institutions of the suit to all such persons, either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable, by public advertisement as court in such each case may direct. नंबर 2 जो हमारे पास बात करता है, एनी पर्सन ऑन होम बिहाफ आर फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड आर डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पार्टीज़ हैं जिसको सूट फाइल करना है, मीन्स प्लेंटिफ, जिनको प्लेंट कोर्ट में लेकर आना है। उसमें पार्टीज़ हमारे पास ए बी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, 4 पार्टी। अब ये चाहते हैं कोई एक इनमें से सूट फाइल करे। अब ये तीनों हमारे पास ए, बी और डी मिलकर सी को हमारे पास चूज़ करते हैं और सी को अटॉर्नी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, कि आप जाके हमारे बिहाफ जाके सूट आप कंडक्ट करें। तो फिर ये हमारे पास प्लेंट जो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, सी जो होगा प्लेंटिफ होगा और प्लेंटिफ ए, बी और डी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अपने और 3 और प्लेंटिफ के बिहाफ ये सूट हमारे पास कोर्ट में कंडक्ट करेंगे। या फिर हमारे पास दूसरा आ गया मे स्यू, मीन्स एक पर्सन दूसरों के बिहाफ भी, जो काफ़ी जहाँ पर हमारे पास प्लेंटिफ हो तो फिर एक पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। या फिर डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ठीक है। या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट 2 या 2 से ज़्यादा है वहाँ पर एक डिफेंडेंट भी डिफेंस कर सकता है। आई बात समझ में? जहाँ पर हमारे पास डिफेंडेंट कितने हैं, डिफेंडेंट हमारे पास ई बी है, एफ बी है, जी बी है और एच बी है, सब ये डिफेंडेंट है। तो ये डिफेंडेंट क्या करते हैं, ई एफ जी मिलकर एच को अटॉर्नी दे देते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, एच क्या हो गया, अटॉर्नी हो गया इन डिफेंडेंट की तरफ से, और ये हमारे पास ये अकेला ही कोर्ट में जाके सूट डिफेंस कर सकता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका मकसद क्या है, जहाँ पर ज़्यादा प्लेंटिफ हो अपना खर्चा बचाने के लिए, ठीक है, मीन्स हमारे पास अपना टाइम जो है वेस्ट करने के बिना किसी एक को दे दे हमारे पास अटॉर्नी, वो कोर्ट में अपीयर होता रहे सबके बिहाफ पर, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। इसका एक ही मकसद है। इसको हम सूट कहते हैं, कौन सा, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट। आ रही बात समझ में? ऑर्डर 1 रूल 8 जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सूट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेंटिफ होते हैं, उसमें से एक प्लेंटिफ आकर सबके बिहाफ पर सूट फाइल करता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है, तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाएगा। या फिर जहाँ पर ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो मगर एक डिफेंडेंट आकर सबके बिहाफ डिफेंस करता है सूट को, तो फिर वो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाएगा। अब हमारे पास इसके सब रूल जो 2 है हमारे पास, सब रूल 2 में ये कहा गया है कि जहाँ पर सब रूल 1 में कोई 1 प्लेंटिफ
अपॉइंट हुआ है किसी और प्लेंटिफ के बिहाफ पर या फिर किसी और डिफेंडेंट के बिहाफ पर, जो डिफेंडेंट अपॉइंट हुआ है केस के कंडक्ट के लिए, फिर वो खुद पार्टी जो है कोर्ट को एप्लीकेशन देके कोर्ट से परमिशन लेके खुद को ऐड करवा सकती है, मीन्स अपना अटॉर्नी ख़त्म करवा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रूल आ गया है 9। रूल 9 का मकसद क्या है? रूल 9 जो है हमारे पास जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ के बारे में कहता है। अब जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ हमारे पास क्या है? रूल 9। अब रूल 8 में जो डिस्कस किया वो था हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब रूल 9 जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये हमारे पास रूल है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अब मिस जॉइंडर क्या है, नॉन जॉइंडर क्या है, पहले हम बेयर रीडिंग कर लेते हैं। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड द कोर्ट मे इन एवरी सूट डील विथ द मैटर एंड कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। अब हमारे पास इसका मकसद क्या है रूल 9 का? रूल 9 में ये कहा गया है कि हमारे पास मिस जॉइंडर हो या फिर नॉन जॉइंडर हो, इसकी वजह से हमारे पास जो मेन सूट है वो डिफीट नहीं होगा, वो हमारे पास डिफेक्टिव नहीं हो सकता। इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे पास सेक्शन रूल 9 को हम आप रीड करेंगे। हमारे पास सेक्शन 99 CPC 99 CPC में ये कहा गया है कि हमारे पास कोई भी डिक्री पास हो जाती है, ठीक है, प्लेंटिफ के फेवर में या फिर डिफेंडेंट के फेवर में, ठीक है, फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते इस पॉइंट पर कि हमारे पास जो पार्टी जो ऐड हुई थी वो नॉन जॉइंडर थी, जिस पार्टी को ऐड करना था वो पार्टी ऐड नहीं हुई, और या फिर मिस जॉइंडर थी, मीन्स जिस पार्टी के ऐड करना था उसको नहीं किया, गलती से किसी और को ऐड कर दिया, तो फिर वो डिफीटेड नहीं माना जाएगा। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक सूट है जहाँ पर ए सूट फाइल करता है अगेंस्ट में, ए को सूट फाइल करना है हमारे पास किस किस के अगेंस्ट में करता है, बी, सी और डी के अगेंस्ट में करना है, मगर ये क्या करता है, ए जो है ये बी, सी और ई के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है। ये क्या हो गया, मिस जॉइंडर, मीन्स गलती से ई को ऐड कर लिया या फिर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ये गलती से हो गया, डी को होना था। अब हमारे पास नॉन जॉइंडर क्या हो गया, ए को किस किस को करना था, बी को, सी को और डी को करना था, डी को नहीं किया। जिस पार्टी को ऐड करना था उसको ऐड नहीं किया, वो हो गया हमारे पास नॉन जॉइंडर, और जिस पार्टी को ऐड करना था उसको नहीं किया, किसी और पार्टी को ऐड कर दिया, तो फिर वो हो गया मिस जॉइंडर, मीन्स गलती से ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, 2 अथॉरिटी हैं, वो आप अच्छी तरह से रीड करके आएंगे, ठीक है। अथॉरिटीज़ मेरे पास कौन सी है, PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर जो है हमारे पास 27 है। एक ये अथॉरिटी है, एक दूसरी अथॉरिटी हमारे पास 2010 MLD, पेज नंबर है हमारे पास 1781 MLD। ये दोनों अथॉरिटी आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सूट मेयरली डिसमिस होते हैं इस पॉइंट पर कि हमारे पास पार्टी मिस जॉइंडर थी या फिर पार्टी हमारे पास नॉन जॉइंडर थी पार्टी। आ रही बात समझ में? बहुत ही
रेयर केसेस में केस डिसमिस होता है कि पार्टी मिस जॉइंडर है या फिर पार्टी नॉन जॉइंडर है। मगर मेजर पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर इतनी अहमियत नहीं रखते, मगर जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल करना है उसमें से कोई एक दो डिफेंडेंट तो लाजमी हो। मिसाल तो 3 के अगेंस्ट करना है तो बी तो लाजमी ऐड हो। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं, हमारे पास पार्टी ही कोई और हो तो फिर वो डिफीटेड सूट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास मिस जॉइंडर का मतलब क्या है? मिस जॉइंडर मीन्स मतलब कोई गलत पार्टी ऐड हो जाए उसको मिस जॉइंडर कहेंगे, और नॉन जॉइंडर मीन्स जिसको ऐड करना था वो ऐड नहीं हुआ, जिसको ऐड करना चाहिए था वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आप नोट कर लें। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो मुझसे, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।